हमारे यहां पर भैया जो भगोड़े हैं उनको रोक लें तो ही पैसा बहुत कमा लेंगे। हम अब औरों से क्या निपटे, हम अपनों से नहीं निपट पा रहे हैं। देखो चाइना की एक आध चीजें मुझे बहुत पसंद है, जैसे वहां पर अगर कोई भी ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है सरकार उसके पर काट देती है। आप कहेंगे सर इसका मतलब लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन हां इतना तय है कि जैसे इनका इलाज अपन कर नहीं पा रहे, किनका, मेहुल चौकसी फरार है, मोदी फरार है, नीरव मोदी और क्या नाम है उसका, विजय माल्या फरार है, इनका कुछ कर नहीं पा रहे, सरकारी तंत्र पिस रहा है। या चाइना ऐसा नहीं है। एक बार अली बाबा के जैक मा ने कुछ बोला, भाई साहब बंदा 6 महीने से छोड़ो साल भर से अभी तक आ ही नहीं रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैक मा ने एक बार के लिए केवल ये बोल दिया, अभी की बात है, लास्ट ईयर की पढ़ाई है मैंने आपको, उसने ये कह दिया था कि चाइना के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन नहीं है, इन्हें और ओपन होने की जरूरत है, यानी खुलापन लाना चाहिए विचारों में। भाई साहब जैक मा को ऐसा अंदर डाला किसी ने आज तक उसको दोबारा नहीं देखा। लोग कह रहे हैं कि जैक मा जैसा कोई दिखा, जैक मा नहीं दिख रहा है अभी तक मार्केट में, ना कोई ट्वीट दिख रहा है, ना कहीं उसकी सोशल प्रेजेंस आ रही है, ना किसी अखबार में आ रहा है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी जो एशिया की नंबर 1 कंपनी थी अलीबाबा, उसके अंदर कम से कम आधा परसेंट नहीं 50% उसके अंदर गिरावट आ गई है। आंट ग्रुप तो बर्बाद ही हो गया है, ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। एक हम हैं जो हमारे भगोड़ों को कैसे लेकर के आए, इसके लिए बेचारे अपने देश के लोगों को लगा रहे हैं। ऐसे के लिए ना इंडियन सरकार को बिल्कुल चाइना वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए कि जो ज्यादा चिल्पम मचाए उसको सीधा अंदर डाला जाए। क्यों? क्योंकि यार आप देखो कि ईडी ने हाल ही में इन तीनों कलाकारों को, जो भगोड़े हैं, इनको मतलब आप सोचो लाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं यार, मतलब कितना खास बात है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनको लाने के लिए क्या ये लोकतंत्र की कमजोरी है क्या यार? मतलब सोच के देखो आप, इनको तो पकड़ पकड़ के घसीट के लाना चाहिए। ये लोग भाग गए और तो और बढ़िया सी जिंदगी जी रहे हैं यार ये लोग। तो अभी हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, और वो ये किया है कि भाई इन लोगों के द्वारा कुल संपत्ति जो भारत से चोरी करके भागे हैं ये लोग, वो 22,585 करोड़ रुपए है। मतलब आप सोच के देखो यार, मतलब अपन लोग 2-1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो सोचते बहुत बड़े हो गए हैं हम, हैं, लेकिन इनको सोच के देखो यार, इतना पैसा ये 3 लोग जो है वो बैंक वालों को चूना लगा के निकल चुके हैं। मतलब इतना पैसा ये गबन कर चुके हैं, और ये पैसा कोई बैंक पैसा कमाती थोड़ी है यार, ये आपका और हमारा ही तो पैसा है। आपका हमारा पैसा है जो हमें ब्याज में मिल सकता था, हमें अपने मकानों के लिए मिल सकता था, उस पैसे को ये लोग लेके भाग लिए। अब लेके भाग लिए तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया है कि भाई इनकी संपत्तियों को सीज किया। सीज करके अभी 8.5 करोड़ रुपए की, 8,500 करोड़ की संपत्ति जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी इन बैंकों को दी है। इनके निकाल करके, इनके यहां से संपत्ति निकाली और निकाल करके किसको पकड़ा दी? बैंकों को, कि ये पकड़ो। ईडी ने अभी इनके द्वारा एसेट्स जो हैं 8.5 मतलब 8500 करोड़ रुपए के लगभग, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के जो असेट्स हैं, असेट्स का मतलब होता है मकान, गाड़ी, बंगला, है ना, ये सब जो है इनसे छीन करके इंडिया में जो संपत्ति थी वो इनको दी गई है। लेकिन ये अच्छा, मतलब प्रयास अच्छा है, मतलब इसको बेकार नहीं माना जाएगा, लेकिन और एग्रेसिव होना चाहिए। ये भगोड़े हैं, फ्यूगिटिव भगोड़े हैं। अभी तक सोच के देखो, इंडिया में वर्ष 2018 तक तो हालत ये थी कि अगर कोई पैसे लेके भाग गया तो हमारे पास में उसको पकड़ने के प्रावधान ही नहीं थे। भाग गया तो भाग गया, हमारे पास में उसको पकड़ने के प्रावधान नहीं थे। लेकिन हां, एक काम अच्छा हुआ इसके अंदर, आप इसको देख रहे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, और ये कौन सा मोदी है? ये भी एक मोदी है, ललित मोदी, है ना। ये सब लोग पैसे लेके फरार हुए। तो प्रवर्तन निदेशालय ने भारत सरकार से कहा कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए कोई कानून बनाओ। तो भारत सरकार ने 2018 में कानून बनाया, उसका नाम था फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसको याद रखना, पेपर में काम आता है ना। आर्थिक भगोड़ा कानून। आर्थिक भगोड़े कानून में इस व्यक्ति की फोटो आप देख रहे हैं, याद कर लीजिएगा, भारत का पहला आर्थिक भगोड़ा इसको नामित किया गया था, यानी फ्यूगिटिव ऑफेंडर जिसको नाम दिया गया। इंडिया में सबसे पहला आर्थिक भगोड़ा कौन? पकौड़ा नहीं, भगोड़ा। तो ये है भाई साहब कौन? विजय माल्या। तो साथियों, विजय माल्या जो है ये भगा, और इसको फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत इसको भगोड़ा करार दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिस व्यक्ति को भी इस एक्ट के अंतर्गत आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के द्वारा क्या की जा सकती है?
मतलब जब्त की जा सकती है। और यही कारण हुआ, और फिर धीरे धीरे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन सबको आर्थिक भगोड़ा करार दिया गया। और इसके अंतर्गत यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए। आप पूछेंगे फिर तो सर बेकार हो गया, आपने आइडिया पहले नहीं दिया, अदरवाइज हम पहले ही निकल लेते। नहीं नहीं, आइडिया अभी भी है। और आइडिया क्या है? आर्थिक भगोड़ा केवल तभी कहा जाएगा जब आप 100 करोड़ से ज्यादा पैसे का गबन करके भागे हों। आप पूछेंगे ओके, तो 100 करोड़ का मतलब 99.99 तक तो हम बचे हुए हैं। बिल्कुल सही है, इतना करोड़ का भगोड़ा बन करके कुछ नहीं होगा और आपका काम बढ़िया हो जाएगा। इतने में आप हवाई के ऊपर एक आइलैंड लेकर के बैठ करके जिंदगी बिता सकते हैं। इतना आर्थिक अपराध करें, भारत सरकार ने आपको आजादी दे रखी है, आप कब तक आर्थिक अपराध कर सकते हैं? तो आंसर है 99 पॉइंट। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, आपको ऑफेंडर तभी कहा जाएगा जब आप 100 करोड़ से ऊपर का कारनामा करेंगे। इज्जत की बात है यार, इंडिया है आफ्टर ऑल। तुम 2-4 करोड़ लेके भाग गए, तुम्हारे चक्कर में हम ब्रिटिश सरकार को फोन करेंगे, सर सुनो वो विजय माल्या को पकड़ना है। बोले कितने रुपए लेके भागा? 2 करोड़ रुपए। भाग, धरो फोन। इतना तो उसको पकड़ने में खर्च हो जाएगा। 100 करोड़ से ऊपर का होगा तो सेटलमेंट वगैरह निकाला जाएगा। चल क्या रहा है ये सब? तो भाई साहब 100 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो उसको यहां पर आर्थिक भगोड़ा कहा जाता है। 2018 में इस बात के बारे में निर्णय लिया गया था। तो इसे क्या नाम दिया गया था? फ्यूगिटिव इकोनॉमिक अफेंडर। और ये विलफुल डिफेंडर होना चाहिए। ये जो फॉर्जरी करा हो, चीटिंग करा हो, ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? इनकी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, सारी चीजें से इनको सरेंडर करना होगा। दुनिया में जहां भी ये होंगे वहां से इनको पकड़ने के, वापस लाने के लिए करेक्टर किया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर पहला भारतीय फ्यूगिटिव ऑफेंडर कौन बना था? तो आपके सामने ये जो प्राणी दिखाई दे रहा है ना, ये था। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होता है साथियों, इसके बाद में फिर भारत सरकार ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि आफ्टर ऑल मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को आपको भी मैं समझाता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी मनी लॉन्ड्रिंग के चलते हुए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया है ना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है साथियों? जैसे मान लो आप हैं कोई अधिकारी, जैसे मान लो कल को आप जो है कहीं के बढ़िया से अधिकारी बन गए, स्टेट पीसीएस, एसएससी वगैरह में कहीं पे भी आप अधिकारी बन गए, नंबर 2 का बढ़िया पैसा कमाया। मैं मनी लॉन्ड्रिंग सिखा नहीं रहा हूं यार, फिर वही बात है, कुछ भी सीख लेते हो तुम लोग। नंबर 2 का पैसा बढ़िया से कमाया साहब, अब आपका वो काला धन है। अब उस काले धन को आप लोग जो हैं वो यूज तो कर नहीं सकते, तो यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या किया आपने? उस बैंक से उस पैसे को लेने के लिए आपने क्या किया? उस ब्लैक मनी को कैसे ना कैसे समुद्र के रास्ते से, हवा के माध्यम से, कबूतरों के गले में बांध के विदेश पहुंचा दिया। विदेश पहुंचा करके आपने जब वो पहुंचाया तो वहां से कोई व्यक्ति आपके नाम पर फर्जी कंपनी खोला, वो वहां से आपके वो खरीद लिया, क्या कहते हैं ना, आपकी कंपनी के शेयर परचेज कर लिया या आपको दान दे दिया। क्या बात कर रहे हो सर आप? अडानी की बात तो नहीं कर रहे हो? अडानी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है अभी। ओह सॉरी, मैं कहीं और निकल गया। अडानी के साथ भी ऐसा ही हुआ है हाल ही में साथियों। अडानी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अडानी के शेयरों में जो पैसा लगा हुआ था, जो एक ही दिन में 58,000 करोड़ की गिरावट आई थी, उसके पीछे भी यही कारण पता चला था कि कहीं से पैसा लग रहा था। कोई बेनामी कंपनी थी जो पैसा लगा रही थी, कौन लगा रही थी कुछ नहीं पता है। भारत में आर्थिक अपराध बहुत आसान है, मतलब आपको और मुझको फील आ रही है कि यह काम किया जा सकता है। सोच रहे हैं आप? अपन लोग नहीं कर पाएंगे यार, हम मास्टर रह जाएंगे, तुम बढ़िया से अधिकारी बन जाओगे। क्या ही है, पकड़ते फिरेंगे अपन लोग इनको, और क्या है। तो भाई अब इसमें क्या है कि ये लोग जाकर दूसरी कंपनी के माध्यम से पैसा भेजते हैं, और भेजने के बाद में आप दिखाते हैं कि ओहो मेरे शेयर्स का प्राइस ऊपर चला गया। आप राजी हो रहे होते हैं, दो चारों को फायदा हो जाता है, बड़े बढ़िया हो गया टाइप से, और फिर आपके उसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स देकर के उसको नंबर 1 की करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं। पैसे का ये जो राउंड ट्रिपिंग हो रही है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। काले धन को गोरा धन बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। आसानी से पकड़ में नहीं आती है ये। इसको पकड़ने के लिए साथियों भारत सरकार ने पहले से भी एक कानून बनाया हुआ था, जिसे आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रोकना होगा, उनकी संपत्तियों को सीज करना होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार पाए जाएं। लेकिन ये तो 3 कलाकार कुछ और ही करते हुए पाए गए थे। ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे, ये तो बैंकों से पैसा लेके भाग गए। बोले इनने कहा, एक मिनट देखो, मुझे पसंद है तीनों के तीनों, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दोनों मोदी है ना। ये पसंद इसलिए भाई साहब क्योंकि ये लोग, आप और हम क्या सोच रहे हैं, काला धन कमाएंगे पहले, फिर उसको गोरा करके अंदर लाएंगे। इनने कहा कौन इतनी हेडेक लेगा, नंबर 1 का पैसा लो, बैंक से ले लिया, अब ये पैसा लेके चलो ना बाहर। लोड क्या है, पैसा लेके निकल लो, पैसा लौटाना नहीं है, बाहर चल के रहना है। तो भाई ऐसों के लिए कोई कानून नहीं था इंडिया में। इंडिया में कानून था जो काले को गोरा करेगा। इनने कहा पगला गए हो क्या, नंबर 1 का पैसा लो ताकि रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो, लगे कि हमने कुछ किया है यार, उपलब्धि लगे। इनने वो किया, तभी इन्हें आर्थिक भगोड़े में डाला गया। तो पहले
इंडिया के पास पीएमएलए हुआ करता था, जिसके अंदर प्रिवेंशन एंड मनी कंट्रोल पर हुआ करता था, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए कानून हुआ करता था। 2018 में ऐसे भगोड़ों के लिए कानून लाया गया और ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव काम कर सकते हैं, अर्थात पिछली डेट से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है इन दोनों की जो संपत्ति अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंदर डाली है, उसके पीछे का जो प्रमुख रीजन है वो क्या है? उसके पीछे का प्रमुख रीजन यही है। क्या सर इसमें कोई सजा वजा का प्रावधान है क्या? हाँ, सजा वजा तो खूब है, 3 से 7 साल की, 10 साल की सजा है। पुलिस इनको क्या ही फर्क पड़ेगा, इतना पैसा मिले तो 1-2 साल तो जेल में भी काट लेगा कोई। तो कह तो रहे हैं वो लोग, मेहुल चौकसी वगैरह यही तो कह रहे हैं, हमें विदेश की जेल में रहने दो, हम काट लेंगे, कोई लोड नहीं है। अब देखते हैं साहब एनफोर्समेंट क्या करता है। प्रवर्तन निदेशालय के हाथ में है सर ये सारा की सारा जो डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन आता है, देखना होगा ये क्या करता है। चलिए, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा, बढ़िया से पैसे की फीलिंग आ गई होगी। तो राष्ट्र लोक सेवा दिवस, और साथियों यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो वीकेंड सबसे अच्छा समय होता है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि यहां से आप पुरानी क्लासेस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी क्लास आने वाली देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ रहा है इकोनॉमिक्स, है ना। तो एसएससी ग्रेड के अंदर तो इकोनॉमिक्स आ रहा है। कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद में फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। 1 साल की फीस 6500 रुपए है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर 5850 में आपको मिल जाती है। जल्दी से सेशन को परचेज कर लें, क्योंकि भविष्य में ये महंगा होने वाला है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए हमारे द्वारा कल यानी 10 बजे, कल 10 बजे टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपका स्वागत रहेगा। आरएनए का टेस्ट होगा, बढ़िया से पढ़ के आपको आना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।